आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के इस खास शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल कर रही हूँ और मैं हूँ आपके साथ इंशा नबी और मेरे साथ है खास मेहमान डॉक्टर प्राची कुलकर्णी जो कि एक मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट है। आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के ताल्लुक से। तो प्रोसेस किस तरह का रहता है आईवीएफ के लिए? सबसे पहले मतलब शुरुआत में किस तरह से पहला जो ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है? तो आईवीएफ में ये होता है कि आपके जो इनिशियल इवैल्यूएशन हो गया उसमें जो भी खराबी हमें मिली तो उसे हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं आईवीएफ साइकिल के पहले। इसे हम कहते हैं प्री मेडिकेशन या प्री ट्रीटमेंट। तो जिस दिन से आप आईवीएफ स्टार्ट करोगे उस दिन से सारे ट्रीटमेंट नहीं होती है, उसके पहले आपको टेस्ट करा के उसके जो भी मेडिसिन अवेलेबल आपको या डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पहले करनी है। फिर यूजुअली पीरियड्स के सेकेंड डे से ये इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं। ये मैं 4 स्टेजेस में डिवाइड करूँगी। एक है आपका ओवरीज में एग प्रिपेयर करना जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब एग्स ओवरीज को स्टिमुलेशन करना, उसमें एग्स डेवलप करना, ये सबसे पहला स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज जो है वो एग्स बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, एग पिकअप का प्रोसीजर। थर्ड स्टेप जो होता है इसमें आपके बाहर निकाले हुए एग्स को स्पर्म के साथ मिला करके लैब में आपके एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, उसे हम लैब में करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप जो है इसमें बनाए हुए एम्ब्रियोज को हम यूट्रस के अंदर वापस डाल देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का स्टेप। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है जिसमें हम कहते हैं कि ओवेरियन स्टिमुलेशन या ओवुलेशन इंडक्शन, तो इसमें जो होता है आपको हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं। ये जो इंजेक्शंस है ये गोनाडोट्रोपिन्स इसको कहते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं, थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं आईवीएफ के, कि मैं कौन से पेशेंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सिलेक्ट करूं तो उसमें मुझे ऑप्टिमल सक्सेस, सबसे अच्छा सक्सेस आ जाए। तो किसी का एग रिज़र्व कम है तो मैं उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करूँगी, किसी का एग रिज़र्व ज़्यादा है, पीसीओडी है, उनके लिए मैं डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करूँगी। तो ये प्रोटोकॉल डिसाइड होने के बाद आपको इंजेक्शंस लगते हैं 10 से 12 दिन। ये इंजेक्शंस यूनिट्स में, मतलब बहुत ही छोटी सुई रहती है और यूनिट्स में मतलब वॉल्यूम भी बहुत कम रहता है, तो ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं। जिसे आप इंसुलिन जो लेते हैं डायबिटीज़ उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। मोस्टली ये इंजेक्शंस पेट पे लगते हैं, आपके स्किन के जस्ट अंडर द स्किन लगते हैं। 2 से 3 इंजेक्शन डेली लग सकते हैं। 10-12 दिन के इंजेक्शंस के बीच में हम स्कैन्स करते हैं 3-4 बार, कि आपका 5th डे ऑफ इंजेक्शन हमने स्कैन कर लिया देखने के लिए कि जो डोज हमने डिसाइड किया उसको आपका रिस्पांस कैसे आ रहा है। अगर रिस्पांस सही से है तो हो सकता है वही डोज कंटिन्यू हो, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, डोज चेंज करना है, तो वो भी हम उस टाइम पे करते हैं। तो जब 10 से 12 दिन इंजेक्शन लग जाते हैं तो एग्स ऐसे साइज़ में आ जाते हैं कि उनमें से मुझे मैच्योर अंडे मिल सकते हैं। तो आपको एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगता है। ट्रिगर का इंजेक्शन जो है ज़रूरी है कि एग का फाइनल मैच्योरेशन सही से हो। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप जो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं वो सेंटर में जा कर के, जहाँ पे अच्छे से कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, वहीं से कराएं। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो उसका जो असर आना चाहिए वो नहीं आएगा। फिर आपका एग का क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या तो अंडे इमेच्योर भी आ सकते हैं या तो अंडे नहीं भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पर और जहाँ पे अच्छे से मेंटेन हो रहा है उस जगह पर जा कर के इंजेक्शंस ले। फिर ट्रिगर इंजेक्शन के बाद जो है हम लोग पिकअप प्लान करते हैं, एग्स बाहर निकालने का प्रोसीजर 36 आवर्स के बाद। तो ट्रिगर के बाद अगले दिन आपके हो सकते कुछ ब्लड टेस्ट हो देखने के लिए कि ट्रिगर का असर आपके बॉडी पे आया है कि नहीं। फिर उसके बाद जो हम पिकअप करते हैं, एग पिकअप, जो सेकंड स्टेज है आईवीएफ का, ये जो प्रोसीजर है ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, मतलब आपको बेहोश करके। तो उसमें भी आपको कोई पेन या ये मालूम नहीं होगा। काफ़ी बार पेशेंट्स डरते हैं कि इंजेक्शन से पेन होगा क्या, एग बाहर निकालेंगे तो पेन होगा क्या। तो ये जो प्रोसीजर है एग बाहर निकालने का, ये एनेस्थीसिया में होता है। तो जिसमें आपको पूरा बेहोश, मतलब आपको सुला दिया जाता है, तो आपको ये कोई भी चीज़ मालूम नहीं होगा और उसमें कोई भी कट या स्टिच नहीं होता, कि ये ऑपरेशन नहीं है। हम जो स्कैन करते हैं उस स्कैन के प्रोब के बगल से ही एक नीडल जाता है, जो फाइन नीडल होता है, उससे हम जो एग्स हैं वो एस्पिरेट करके बाहर ले लेते हैं। फिर ये जो टेस्ट ट्यूब में हमें फ्लूइड मिला, अभी भी मुझे आँख से अंडा नहीं दिखेगा, फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंडर रख करके चेक करेगा
कि इसमें से एग्स आए क्या, मैच्योर एग्स कितने आए। तो ये एग पिकअप का प्रोसीजर जिस दिन होगा उस दिन हस्बैंड से फ्रेश सेमेन सैंपल ले करके एक एक अंडे को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एक एक स्पर्म्स को लेके उसमें इंजेक्ट किया जाता है। स्पर्म भी देख करके सिलेक्ट करके लिया जाता है कि आपका जो एम्ब्रियो बने वो अच्छा क्वालिटी का बने। तो ये इक्सी होने के बाद आपके जो एम्ब्रियोज है वो लैब में बढ़ेंगे। लैब में सही तरीके से उसको गैस का जो मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना, ये मेंटेन होता है। पहले के ज़माने में सेकेंड डे ही ट्रांसफ़र होता था। अभी भी कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे हैं वो जो सेकेंड डे थर्ड डे के ट्रांसफर्स कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखें आईवीएफ सक्सेस रेट की जो हम बात करते हैं तो हमें चाहिए कि जो एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग है, अगर एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग है तो वो इम्प्लांट करेगा। तो मुझे कैसे पता होगा कि एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? अगर बाहर ही ये एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पा रहे या 5वें 6ठे दिन तक पहुंच नहीं पा रहे, उसका ग्रोथ रुक गया, तो मैं अंदर ट्रांसफ़र करके भी वो प्रेगनेंसी नहीं देने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ये एम्ब्रियोज को लैब में 5th 6th डे तक बढ़ाते हैं, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगर मेरे पास ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का एम्ब्रियो है और मैं एट ए टाइम 1 और 2 एम्ब्रियोज अच्छे यूट्रस में ट्रांसफ़र करूँगी तो डेफिनेटली 60% तक सक्सेस का चांस रहेगा। तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के जब तक एम्ब्रियो बन जाएंगे 5वें दिन 6ठे दिन तक, तब तक हम इन्हें लैब में रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके जो एग्स मुझे दिखे थे सेकेंड डे पे उतने मुझे एम्ब्रियोज आएँ, क्योंकि हर एक स्टेज में 10% 20% हो सकता है डिडक्शन आए। तो मुझे अगर समझो स्टार्टिंग में 10 अंडे दिखे, हो सकता है हाथ में 9 आए, हो सकता है उसमें से 8 मैच्योर हो, फिर उसमें से 8 को इक्सी करने के बाद जब 5वें 6ठे दिन तक सबसे अगर समझो एग क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी भी सही है तो 4 तक एम्ब्रियो पहुंच सकते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगी तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये एम्ब्रियोज बनने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हम लोग ट्रांसफ़र उसी टाइम पे नहीं कर रहे हैं, उसी दिन नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे फ्रीज़ करते हैं। आजकल 95 to 99% ऑफ द केसेस में हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एम्ब्रियोज जो है लैब में फ्रीज़ हो जाते हैं। हम टाइम देते हैं कि आपका बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, आपके हार्मोन्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, आप रिकवर करो वो एक पिकअप के प्रोसीजर से। फिर उसके बाद जा कर के अगले पीरियड के बाद हम यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर करते हैं। यूट्रस की लाइनिंग जब अच्छे से रेडी हो जाए उस दिन जा कर के हम ये जो एम्ब्रियो फ्रीज़ किया था उसे थॉ करके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो है 4th स्टेज ऑफ आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का स्टेज है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है अगर हम इंजेक्शन के स्टार्ट से कंसिडर करें तो कम से कम समय अगर हम कंसिडर करें तो 1.5 मंथ में पूरा हो सकता है। 1.5 month हाँ जी। तो जानना चाहूँगी कि अगर साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ, क्या कुछ रहते हैं आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स? जो आईवीएफ के हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं पुराने ज़माने में ज़्यादा होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं थे। कभी कभी हो सकता है इंजेक्शन के रिलेटेड कुछ इश्यूज ज़्यादा आते थे। और आजकल जो हम लोग आईवीएफ के प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को उनके हेल्थ को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर हम ये करना चाहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं ये काफ़ी सेफ़ प्रोटोकॉल्स है। रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस यूज़ करेंगे तो वो भी काफ़ी सेफ़ है। लेकिन फिर भी जब हम कोई भी चीज़ करा रहे हैं कि जैसे आईवीएफ में आपके एग्स डेवलप होते हैं तो आपके बॉडी में जो है एक के बदले जो नेचुरल साइकिल में एक अंडा डेवलप होता है उसके बदले बहुत सारे एग्स बन रहे हैं। तो उसके साथ साथ कभी कभी पेट में थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम पेशेंट को पहले से ही सलाह देते हैं कि आपको जो आपका डाइट है उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स लेने हैं। प्रोटीन पाउडर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हाई प्रोटीन डाइट हम लोग एडवाइस करते हैं। पानी आपको अच्छे से पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। ये सब करने के बाद ये फ्लूइड जो जमा होता है उसका भी थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। तो ये फ्लूइड जो जमा होता है उसका असर टेम्पररी रहेगा। कोई भी आईवीएफ में ऐसे इंजेक्शंस नहीं है जिसका असर 24 घंटे के बाद आएगा, इसलिए हम इंजेक्शंस भी डेली लगा रहे हैं। अगर उसका असर रहता तो हम डेली इंजेक्शंस नहीं लगाते। तो अगर हमें उसी के लिए हम डेली इंजेक्शन लगा रहे तो उसका असर 24 आवर्स के बाद
निकल जाएगा, लेकिन ये फ्लूइड जमा होने के वजह से एक 5 दिन से लेकर के 7 दिन तक हम कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं। स्पेशली एग पिकअप के बाद ये चीज़ हो सकती है। इसे हम कहते हैं ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS। तो उसके प्रिवेंशन के लिए प्रोटोकॉल अलग से रहता है। ट्रिगर का इंजेक्शन जो है वो भी हम अलग से देते हैं कि ये चीज़ ना हो। और पिकअप के बाद भी हम कुछ एक्स्ट्रा सलाइंस होते हैं या मेडिसिन होते हैं जो देते हैं जिससे ये चीज़ ना हो। तो एक OHSS हुआ। बहुत रेयर चीज़ हो सकती है कि अगर आपके पिकअप के बाद आप कोई हैवी वज़न उठा लिए या बहुत जर्क्स लग गए, आपको कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर लिए, तो जो ओवरी हैवी होता है वो कभी कभी मुड़ सकता है, जिसे हम ओवेरियन टॉर्शन कहते हैं। तो लेकिन ये चीज़ बहुत ही रेयर है और ये मतलब कोई भी वजह के बगैर नहीं होगी। जैसे कि जर्क्स लग गया, वज़न उठा लिया, ऐसी कोई चीज़ हो गई तो हो सकता है टॉर्शन हो जाए। फिर एग पिकअप के दौरान अगर आपका जो है, क्योंकि हम निडल से कर रहे हैं, ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, कभी कभी अंदर अगर ब्लीडिंग वगैरह हो गई तो ये थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन हर चीज़ के लिए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हर चीज़ को डायग्नोज सही टाइम पे करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रिकॉशंस की बात करें तो वो कौन से मेजर प्रिकॉशंस हैं जो IVF लेने के बाद से हमें, और कितने टाइम तक हमें वो प्रिकॉशन लेना लाजमी रहता है? तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आपको मेडिसिन एडवाइस किए हैं डॉक्टर ने, वो आप सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। तो और उसके साथ साथ आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी अच्छे से पीना है, प्रोटीन कंटेंट डाइट में अच्छे से रखना है, वज़न ज़्यादा हैवी नहीं उठाना है। यूजुअली पिकअप के 1 वीक तक हम ये प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं। हाँ, रिलेशन करने के लिए मना करते हैं कि जर्क्स लगने से या कोई वजह से ओवरी टर्न ना हो जाए, इसलिए तो ये प्रिकॉशंस रहते हैं। और जो आपको फ्रेश घर में बनाया हुआ खाना खाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची वाला ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। हो सकता है कि आपके पिकअप के 1-2 दिन तक थोड़ा, क्योंकि नॉनवेज डाइजेशन के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है, तो वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। लेकिन एग वाइट जो है, बॉइल्ड एग वाइट, वो तो डेफिनेटली आपको हम डेली खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स हैं रहते हैं। तो यूजुअली 1 ही वीक तक इसको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, उसके बाद से वो नॉर्मल ये एग पिकअप के रिलेटेड। उसके बाद आप डेफिनेटली नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद भी हम कुछ प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अगर आप नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप ट्रीटमेंट करके इतना खर्चा करके प्रेगनेंसी ले कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको तो समझना है। उसे हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन से देखें। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में मैं वापस वही कहूँगी कि काफ़ी, क्योंकि ये फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रहेगा, तो आपके शरीर में वो हार्मोन्स नहीं है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। तो आपके डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें जो भी हार्मोन्स के सपोर्ट के लिए मेडिसिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आप मिस नहीं कर सकते, वो आपको सही समय से लेना ही है। और उसके बाद ये कहूँगी कि आपका जो डाइट, हाइड्रेशन जो अभी तक हमने डिस्कस किया, पानी ज़्यादा पीना, प्रोटीन कंटेंट, ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड लोगे तो आपको मेडिसिन जो खा रहे वो शायद अब अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, इसलिए वो मना करते हैं। हेवी वेट लिफ्टिंग मना करते हैं। यूजुअली पब्लिक स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग भी मना करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये चीज़ें मना करते। लेकिन आप डेफिनेटली डेली वॉक के लिए 20 मिनट 25 मिनट जा सकते हैं। आप अगर कोई योगा जिसमें पेट में प्रेशर नहीं बढ़ रहा वो कुछ कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसमें बहुत ज़्यादा पेट का आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। खाने में आपको हेल्दी होम कुक फ्रेश मील्स लेना है। कॉफ़ी काफ़ी बार लोग पूछते हैं, कॉफ़ी में कैफीन होता है, हाँ, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। तो अगर आप बिना कॉफ़ी के नहीं रह पाते हो, मे बी दिन में 1 बार आप ले सकते हो, वो भी प्रेफरेबली डार्क या ब्लैक कॉफ़ी मना करेंगे। चाय भी अगर आप ले रहे हो तो 1 आध बार ही ठीक है। चाइनीज़ फूड में जो अजिनोमोटो यूज़ होता है तो वो अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो और कोई चीज़ें जो गर्म मानी जाती है, जैसे कि शेलफिश, प्रॉन्स हो, क्रैब्स हो, वो चीज़ें मना करते हैं। सी फूड से किसी किसी को एलर्जी हो सकती है, डाइजेशन में हैवी होता है, तो आप देख करके
सही जगह से हाइजीनिक अगर बना करके घर पे खाओगे तो वो ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस रहते हैं। अगर आप वर्किंग हो, काफ़ी बार पूछते हैं कि हम काम कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मेंटल जो आपका एंगेजमेंट है वो आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। नहीं तो अगर आप आईवीएफ करके घर पे बैठ जाते हो तो बस पूरा टाइम रिलेटिव्स और सभी लोग यही पूछते हैं, अच्छा कब है रिजल्ट, कब है। आपको भी वही रहता है कि कब मुझे पता चलेगा, वो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो मेंटल एंगेजमेंट जो है, या तो आपके ऑफिस रिलेटेड वर्क में है या आपके हॉबीज़ में, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। ऑफिस के लिए अगर आप थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हो, खुद के व्हीकल से जा रहे हो जहाँ पे जर्क्स नहीं लग रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। पूरा टाइम जो बेड रेस्ट बोलते हैं वो हम मना करते हैं, क्योंकि जब आप बेड रेस्ट करते हो तो आपका हार्ट ही इतना एक्टिव नहीं है कि वो अच्छे से ब्लड पंप कर सके, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड ही नहीं है। तो जो हार्ट का पंपिंग है वो स्लो हो जाता है। आपके यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई जाना चाहिए वो भी कम हो जाता है। डेफिनेटली। तो इसलिए आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो नॉर्मल वॉकिंग है या खाना बना रहे हो घर पे, ऑफिस जा रहे हो, ये सारा डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, जो कि एक मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने यहाँ पे बहुत ही मज़े की बात की कि फिर रिलेटिव्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर कि रिजल्ट कब। अब तो आपने आईवीएफ कर लिया, ओके फाइन, लेकिन अब रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैं ऐसी ख़वातीन का जो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ जाता है, वो कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है प्रेगनेंसी ठहरने में। जैसे कोई भी कंडीशन में आप कोई भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो उससे शुगर बढ़ सकती है, बीपी आ सकता है। तो ये सारे चीज़ों का असर फर्टिलिटी पे, प्रेगनेंसी पे होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको स्ट्रेस आपका जो है वो कंट्रोल में रखना है। आप आपके डॉक्टर से उसके लिए आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स रहते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं कैसे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। आप कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। स्क्रीन टाइम में कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप नहीं करेंगे तो उससे भी जो लाइट का एक्सपोजर रहता है, ज़्यादा देर रात में जागना, ये सारी चीज़ों में भी मेलेटोनिन जो है आपके बॉडी का हार्मोन है एक, ये वो भी असर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। लेकिन कोई आपकी हॉबी है, जैसे कि पेंटिंग हो, निटिंग हो, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, कि जो हम करने के टाइम पे हमारा पूरा माइंड उसमें रहता है, तो उस समय आपके माइंड में दूसरी कोई चीज़ें आती नहीं हैं, तो वो चीज़ों से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो फैमिली है जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे आप ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन जैसे कोई कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से बात करने से हमारा स्ट्रेस ही ज़्यादा बढ़ जाता है। या किसी का आपको पता है आईवीएफ किया लेकिन फेलियर हुआ, लेकिन आपको तो पूरा डिटेल में केस नहीं पता होता है। हो सकता है उनको पता हो कि क्या रीज़न है, लेकिन अगर आप वही चीज़ या उनसे बात दोहराते हैं तो उसकी वजह तो से स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिएगा, आपके डॉक्टर से ही बात कीजिएगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई खातून आईवीएफ कराती है और बाद में उसका जो लेवल स्ट्रेस का होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो ऐसे में भी चांसेस होते हैं कि हमल ना ठहरे। नहीं, उससे प्रेगनेंसी ना ठहरे ये नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने मेंशन किया, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस तो जिसका असर हो सकता है। तो और ये डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि हम जो जी रहे हैं हम हमारे खुशी के लिए जी रहे हैं, हम बच्चा कर रहे हैं हमारे खुशी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम इतना स्ट्रेस ले करके नहीं करना चाहेंगे। तो मैं ये कहूँगी स्ट्रेस डेफिनेटली ये प्रोसीजर के रिलेटेड रहता है, हर किसी को रहता है। हम कोई एग्ज़ाम भी दे तो हमें रहता है कि हम पास हुए कि नहीं। तो ये नेचुरल है कि स्ट्रेस हो, लेकिन इतने लेवल में नहीं जाने देंगे कि जिससे आपको फिज़िकली ये सारे शुगर बीपी वाले इश्यूज़ आएँ या आपको हेडेक्स आएँ या ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना। बिल्कुल। तो जानना चाहूँगी, मान लीजिए कि अगर एक बार आपने आईवीएफ करा लिया, आपका हमल ठहर गया, तो आपका बच्चा भी हुआ, अच्छे हेल्दी कंडीशन में हो गया, सब चीज़ें अच्छी हो गई, तो नेक्स्ट टाइम क्या वो खातून फिर से आईवीएफ ले सकती है या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कि एक बार आईवीएफ कराया तो दोबारा भी आईवीएफ ही कराना पड़ेगा क्या प्रेगनेंसी के लिए, और दूसरा ये रहता है कि अभी एक बार आईवीएफ कराया लेकिन क्या बार बार आईवीएफ कराने से कुछ नुकसान होगा क्या। तो सबसे पहले वाला कि अभी हमने आईवीएफ कराया और अगर आपके एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा बचे हुए हैं
तो वो बचे हुए एम्ब्रियोज जो रहते हैं वो फ्रीज हम लोग करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म एम्ब्रियो फ्रीजिंग रहता है, यूजुअली 1 ईयर में रिन्यूअल का चार्जेस हॉस्पिटल आपसे कलेक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आपके एम्ब्रियोज है वो जो फ्रोज़न रखते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का गैस यूज़ होता है, जो काफ़ी बार हमें रिप्लेनिश करते रहना पड़ता है, उसको मेंटेन करना होता है। तो ये एम्ब्रियोज जो फ्रोज़न रहेंगे उनको अगर आप दोबारा प्रेगनेंसी चाहते हो तो वापस आ करके, अगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप वापस आ करके ये अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो आपका प्रोसीजर इतना लंबा नहीं रहेगा। फिर आपका सिर्फ यूट्रस हम लोग रेडी करते हैं मेडिसिन से, ये जो फ्रोज़न एम्ब्रियो है इसको थॉ करके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज जो है काफ़ी बार हम देखते हैं कि लोग फ्रीज़ नहीं करवाते, वो फेंक देते हैं। तो अगर आपने डिस्कार्ड कर दिया आपके एम्ब्रियो, तो हमारे पास अगर एम्ब्रियोज नहीं बचे हैं ट्रांसफ़र के लिए तो हमें फिर वापस स्टार्टिंग से प्रोसीजर करना होता है। लेकिन अगर आपके आईवीएफ में हमें अच्छे एम्ब्रियोज आ गए तो मैं ये कहूँगी कि जब तक आप आपका फैमिली साइज़ डिसाइड नहीं किए हैं या आपको एटलीस्ट एक डिलीवरी होके बच्चा हाथ में नहीं आ रहा है, तब तक तो आप ये एम्ब्रियोज फ्रीज रखेंगे। फिर आप डिसीजन ले सकते हो 1 साल के बाद, अगर आपको नहीं चाहिए तब आप डिस्कार्ड कर सकते हो। आपको अगर चाहिए सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए वापस आना है, काफ़ी बार पेशेंट्स वापस आते हैं, वापस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा के वापस प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज समझो नहीं बचे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली दोबारा आईवीएफ करा सकते हैं, लेकिन देखना ज़रूरी है कि आपका आईवीएफ फेल क्यों हुआ। तो आईवीएफ फेल होने की वजह अगर हम जान सके तो उसके ऊपर हम काम करके नए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके हो सकता है आपका सक्सेस बढ़ा सकते हैं। उसमें हो सकता है ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र हो, एम्ब्रियो बायोप्सी करके पीजीटी हो, या उसमें ईरा साइकिल का इस्तेमाल हो, या आपको कोई पॉलिप है तो हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी करके ट्रांसफ़र करना हो, या अगर कोई समझो एचआरटी साइकिल में सक्सेस नहीं हुआ, मैं अलग तरीके से यूट्रस रेडी करके ट्रांसफ़र करके देख सकती हूँ, या फिर अगर स्पर्म सिलेक्शन के लिए कोई टेक्निक यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप दोबारा आईवीएफ भी कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं रहती कि इतनी बार ही आईवीएफ कराना है। आपकी जनरल हेल्थ कैसी है आपको, और यस, और आपकी एज क्या है, और उसमें हम क्या चेंजेस करने से सक्सेस आएगा वो देख करके हम आईवीएफ दोबारा कर सकते हैं। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जो भी खातून आईवीएफ कराते हैं तो अक्सर ट्विंस होते हैं। ट्विंस का जो है, क्योंकि काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि आईवीएफ में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, पेशेंट चाहते हैं कि हमें सक्सेस रेट मैक्सिमम चाहिए। तो जब सक्सेस रेट बढ़ाने की हम बात करते हैं तो अगर हम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो जितना सक्सेस आ सकता है उससे हम अगर 2 ट्रांसफ़र करें तो 10% सक्सेस रेट में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसलिए काफ़ी बार पेशेंट्स की डिमांड रहती है कि हमें 2 आप ट्रांसफ़र कीजिए। अगर हम चाह रहे हैं कि एक सिंगल प्रेगनेंसी आए तो हम सिंगल एम्ब्रियो फ्रीज करके सिंगल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें भी 50% तक सक्सेस रेट रहेगा। और मैं ये कहूँगी कि सिंगल प्रेगनेंसी जो है वो सेफ़ है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, क्योंकि जब ट्विंस रहता है तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि मिसकैरेज होना या जल्दी डिलीवरी होना 7th-8th मंथ में, फिर एनआईसीयू का एडमिशन्स, बच्चों को वेंटिलेटर कभी लग गया, ये सारी चीज़ें अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो सिंगल प्रेगनेंसी बेस्ट है। लेकिन ट्विंस में भी ज़रूरी नहीं सबको ये चीज़ आए। आप अगर आपका मेडिकली मतलब जो भी इश्यूज़ नहीं हैं, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब इश्यूज़ अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप हेल्दी है, यंग है, तो ट्विंस में भी आजकल हम देख रहे हैं कि मतलब अच्छे से सक्सेस रेट भी हेल्दी बच्चे, यस, हाँ, बच्चे अगर जल्दी डिलीवरी भी हो गई तो बच्चे अच्छे रह सकते हैं। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग में क्या फ़र्क है? तो एग फ्रीजिंग जो है वो मतलब जैसे हमने आईवीएफ का प्रोसेस डिस्क्राइब किया कि हम इंजेक्शन लगा करके एग डेवलप कर रहे हैं और एग्स बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो एग्स बाहर निकाले हमने, ये फर्टिलाइज नहीं है, सिर्फ ये एग जो है वो डायरेक्टली प्रेगनेंसी नहीं दे सकते हैं। तो ये एग्स निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं आईवीएफ में, उसको एक एक एग को स्पर्म के साथ मिला रहे हैं तो एम्ब्रियो बन जाए। अब ये जो एम्ब्रियो है ये बेबी है, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रेगनेंसी आएगा। एग्स को फर्टिलाइज करने के बाद जो बनता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो जो नॉर्मली आईवीएफ करते हैं इसमें हम ये एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं। एग फ्रीजिंग जो है आजकल जो हम कर रहे हैं वो तब करते हैं, 2 रीज़न्स होते हैं, एक तो मेडिकल रीज़न्स और दूसरा है सोशल एग फ्रीजिंग। मेडिकल रीज़न मतलब अगर
अनफॉर्चुनेटली कोई यंग लड़की को कोई कैंसर की बीमारी आ जाए, तो कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी बार सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सारी चीज़ों से ही हम ट्रीट कर सकते हैं और आगे वापस आने का प्रिवेंशन जो होता है ये इन चीज़ों से होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कि अभी तो कैंसर हटा दिया लेकिन फ्यूचर में वो दोबारा नहीं आना ये भी ज़रूरी है। तो ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से काफ़ी बार आपके एग्स को डैमेज हो सकता है, नंबर कम हो सकते हैं, फिर वो अंडों से प्रेगनेंसी आना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो पेशेंट्स यंग गर्ल्स है या फिर जो अगर मैरिड लेडीज़ भी है और अभी तक प्रेगनेंसी नहीं आया हो या प्रेगनेंसी है भी और चाहते हैं कि फ्यूचर में हम फर्टिलिटी हमारे बनाए रखे कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी, तो ऐसे कैंसर के पेशेंट्स को हम ये ऑप्शन देते हैं कि हम उनके एग्स रेडी करके बाहर निकाल करके एग्स फ्रीज़ करें। अगर मैरिड लेडी है तो हम एम्ब्रियो फ्रीज़ करेंगे, लेकिन अगर अनमैरिड कोई है तो हम एग फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि जब वो वापस आए फ्यूचर में उनके शादी के बाद या जब वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो हम इन एग्स को थॉ करके उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला करके उसके एम्ब्रियोज बना करके फिर वो एम्ब्रियोज से उन्हें प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ये हुआ मेडिकल एग फ्रीजिंग। अब हम सोशल एग फ्रीजिंग देख रहे हैं। तो सोशल एग फ्रीजिंग ये होता है कि जैसे आजकल देखा जा रहा है कि शादी की एज जो है बहुत आगे जा रही है, तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि 30 के बाद एग का नंबर कम होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, 35 के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो जिनका भी अगर शादी का प्लान नहीं है या शादी कोई वजह से रुक गई है, तो वो अगर 30 का एज क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें बहुत टेंशन आने लगता है कि क्या फिर फ्यूचर में मुझे प्रेगनेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप अगर 30 के आसपास आपके एग फ्रीज़ कर लो कि आईवीएफ के इंजेक्शंस लगा करके एग्स बाहर निकालने के प्रोसीजर तक सेम है। बाहर निकालने के बाद हम फिर ये स्पर्म्स, क्योंकि पार्टनर नहीं है इसलिए स्पर्म के साथ नहीं मिला रहे, तो ये एग्स जो है इन्हीं को फ्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं हैं। तो क्योंकि जब एम्ब्रियो फ्रीज़ कर रहे हैं वो बेबीज़ है, हाँ, तो हमें पता है कि मेरे पास कितने एम्ब्रियोज़ हैं। जब हम एग फ्रीज़ कर रहे हैं तो मैच्योर एग्स फ्रीज़ कर रहे हैं। ये मैच्योर एग्स को स्पर्म के साथ जब मिलाएंगे फ्यूचर में थॉ करने के बाद, तब वो बेबीज़ बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे। फिर हमें पता है कि आपके कितने बेबीज़ है, फिर ट्रांसफ़र करना है। तो जब एग फ्रीजिंग करते हैं एज के हिसाब से एक पर्टिकुलर नंबर रहता है कि ये नंबर के आसपास है तो सही है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर अगर फ्यूचर में आपको शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं आए तो यू कैन फॉल बैक ऑन दीज एग्स, यू कैन कम बैक एंड से कि अभी मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है। क्योंकि अगर आप 35 के एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपके एग्स अगर 30 के एज में फ्रोज़न है तो आपके अंडों का जो एज है वो 35 नहीं होता, फिर वो 30 है। आपके एग्स यंग है तो उनमें मिसकैरेज होने का रिस्क कम होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स बच्चे में आने का रिस्क कम होगा। तो इसके लिए अगर आप पहले के एज में एग फ्रीज़ करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो नाजरीन, जिस तरह से आपने सुना कि अब आपके लिए एज मैटर भी नहीं करता है, अब आपकी समाजी ताल्लुक़ से जो भी मसरूफियात हैं वो आप उसमें हर टाइम पे अपना ताउन दे सकते हैं अगर आप अपना एग फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैम आपका इस ख़ास एपिसोड में इतनी वास्ट नॉलेज हमें देखने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज प्रोग्राम एल तो हम, और इसमें हम बात कर रहे थे आईवीएफ के ताल्लुक़ से। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मुनसिफ टीवी। आदाब।